हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट। बीपीएससी एयूडी के सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री। इसका लेक्चर यह फिफ्थ रहेगा। अब तक जितने लेक्चर हुए हैं उसको सारे को कवर कीजिए अगर आप कवर नहीं किए हैं तो। और देखिए, बिहार में अभी बीपीएससी कंडक्ट कराने वाला है एग्ज़ाम्स, TRE 4, बीपीएससी एयूडीओ और 72 बीपीएससी भी कंडक्ट होने वाले हैं। तो ये सारे एग्जाम्स को देखते हुए ये लेक्चर सीरीज कवर किया जा रहा है। ठीक है, आप इस लेक्चर सीरीज से सारे कंसेप्ट को रिवीजन कर सकते हैं। पीवाईक्यू के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, थीम कवर कर सकते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही ज़्यादा इस लेक्चर में रिवीजन कर लिया जाता है। ठीक है ना, लगभग ये रहता है 60 मिनट्स से लेकर 45 मिनट से लेकर 60 मिनट्स का लेक्चर रहता है। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग पोल के थ्रू याद कर लेते हैं, कंसेप्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं, चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, फास्ट कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। माई सेल्फ NITian अब्दुल सलीम। चैनल पे पहली बार आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। अब तक हम लोग क्या कवर किए थे कि मान लीजिए अब तक हम लोग यहाँ तक कवर कर चुके थे। ठीक है ना, सारे हम लोग वाइसराय, गवर्नर जनरल, गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है ना, जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया, ये सब कवर हम लोग कर चुके थे। ठीक है ना, अब यहाँ से हम लोग ये कवर कर चुके थे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है ना, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिंग। ठीक है ना, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था, बताओ कौन था, लॉर्ड क्लाइव। ठीक है ना, बैटल ऑफ प्लासी के बाद से स्टार्ट हो गया था। कब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, 1757 ईस्वी में। ठीक है ना, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। ठीक है ना, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन बना, तो पेशवा बाजीराव। ये सहायक संधि होती क्या थी, ये एक ऐसा ट्रीटी था जिसके अकॉर्डिंग कोई भी स्टेट को, कोई भी प्रोविंस को, कोई भी रीजन को अपने में शामिल करते थे ब्रिटिशर्स। ठीक है ना, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो कैप्टन सलीमैन। ठीक है ना, निम्न सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किया, तो सती प्रथा का उन्मूलन। ठीक है ना, दास प्रथा का उन्मूलन। ठीक है ना, ठगों की संगति। ठीक है ना, ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। तो आज कवर कर लेते हैं यहाँ से। तो सिंधु, ग्वालियर, अवध और सतारा में से इस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। कौन सा, तो ये तो मिला ही लिया था, सिंध। अवध भी मिला लिया था, सतारा भी मिला लिया था, ग्वालियर नहीं मिलाया था। देखो सहायक संधि से दिखाते हैं कहाँ है। देखो प्रथम, यहाँ पे देखो, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, ये सब शामिल किया गया है। ठीक है ना, हैदराबाद 1798 से 1800। ठीक है ना, फिर मैसूर हो गया 1799, तंजौर हो गया 1799, अवध हो गया 801। ठीक है ना, और ये हो गया 802, 1802, 1801, 1802, 1803 में। इस तरह से भोसले, पेशवा, अवध, तंजौर, मैसूर, हैदराबाद, सहायक संधि। ठीक है ना, किस संधि विजित कर उसका अधिकरण किया गया, नेपियर ने। किसने संधि विजित कर कर उसका अधिकरण किया, नेपियर ने। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई, काफ़ी ज़्यादा काम देखे हैं हम लोग डलहौजी के समय। अब लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल का थोड़ा सा काम रिकॉल करवा देते हैं। लॉर्ड डलहौजी, थोड़ा बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये सब सारे वायसराय हैं। लॉर्ड डलहौजी के समय में देखो, तो द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध हुआ था। ठीक है ना, 48 से 49 तक, 1800। पंजाब का अंग्रेजी राज में विलय। ठीक है ना, 1849 में द्वितीय एंग्लो बर्मा वार। 1852 से लेकर 1853 तक व्यापक सिद्धांत का आरंभ हुआ था। कर्नाटक के नवाब में तंजौर के
राजा की उपाधि समाप्त कर दी गई। अधिक कर्ज लेने के आरोप में बरार का विलय हो गया। प्रथम यही है, प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में डलहौजी के द्वारा हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा था। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1848 से लेकर 1856 तक। सर चार्ल्स वुड का शिक्षा एक पर डिस्पेच, इसी में देख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, डलहौजी के टेन्योर में ही 1854 में। प्रथम विद्युत तार का शुरुआत कब हुआ था? 1850 में हुआ था। सर्वप्रथम डाक टिकटों का प्रचलन कब हुआ? संथाल विद्रोह दिखा गया। कुशासन के आरोप में अवध अवध का विलय कब हुआ? ठीक है ना। व्यापक सिद्धांत द्वारा विलय किए गए प्रमुख राज्य, अब यह देखो, व्यापक 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 क्या है बेटा, व्यापकगत सिद्धांत द्वारा विलय किए गए प्रमुख राज्य, सतारा हो गया, जैतपुर संभलपुर हो गया, तो ये 48 में हो गया, ये 49 में हो गया। बघाट कितना में हो गया? 50 में। उदयपुर क्या हो गया? 1852 में हो गया। झांसी कब हो गया? 1854 में हो गया। नागपुर हो गया 1854 में। ठीक है, डलहौजी के समय। इसके पहले हम लोग को डलहौजी और उसके बाद आ जाएगा हम लोग का लास्ट में 56 से 58 तक लॉर्ड कैनिंग। ये वाइसराय स्टार्ट हो जाता है डलहौजी के बाद। ठीक है, आते हैं बेटा। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया 1877 में। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई? लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान, लॉर्ड लिटन। ठीक है ना। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल बताओ तो कोई, लॉर्ड लिटन का कार्यकाल किसी को पता है? लॉर्ड लिटन का कार्यकाल जल्दी से बताओ, कल ही कराए थे। रिवीजन करना पड़ता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन करना ही होगा। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल क्या है बता दो। इंपीरियल कैडेट कॉर्पस की स्थापना की। इंपीरियल कैडेट कॉर्पस की स्थापना की। ठीक है ना। तो लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन का भी कार्यकाल याद करें। लॉर्ड कर्जन के समय ही क्या हुआ था? 1899 से लेकर 1905 तक बंगाल डिवीज़न हुआ था। लॉर्ड कर्जन का ऐसे बीच बीच में ना रैंडम सोच सोच के बोलोगे, रिकॉल करोगे, इस तरह से रिकॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस ने अपने विनाश की तरफ जा रही है, कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बन। यह किसने कहा? लॉर्ड कर्जन ने ही कहा। लॉर्ड कर्जन ही आईएनसी को एस्टेब्लिश करता है एहुम के लेकर। ठीक है। उसके बाद कांग्रेस जो होती है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में ही क्या करती है? सभा करने लगती है, जिससे परेशान होकर लॉर्ड कर्जन ये स्टेटमेंट देते हैं। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव। तो अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। बंगाल, उड़ीसा और बिहार में नॉर्थ साइड में परमानेंट सेटलमेंट देखते हैं हम लोग। ठीक है ना। 1793 में, ठीक है, कॉर्नवालिस के समय है ना, परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस के समय हुआ है। ठीक है। तो अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया, अस्थाई बंदोबस्त आ ही गया, अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। ठीक है, ठीक है। 1793 ईस्वी में। ठीक है ना। तो इसका रीजन क्या क्या रहा था? डेट तो लिख ही दिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस भी लिख दो। रीजन रहता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसी तरह से इसका रीजन रहता है बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है ना, नॉर्थ साइड में। ठीक है। इसमें क्या आता है? जमीन का टैक्स लगान हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया है। जमींदार को जमीन का मालिक बना दिया गया है। किसान सीधे नहीं बल्कि जमींदार को लगान देंगे।
मतलब हमारे पास क्या हो गया, ये एक ज़मीन का टुकड़ा है, चीज़ों को समझ लो। ये एक ज़मीन का टुकड़ा है, यहाँ पे ब्रिटिशर है, यहाँ पे क्या है, ब्रिटिशर है, यहाँ पे ज़मींदार है, यहाँ पे फार्मर है। ये ब्रिटिशर हो गया, ये ज़मींदार हो गए, ये फार्मर हो गए। तो फार्मर टैक्स देंगे ज़मींदार को, ज़मींदार देगा ब्रिटिशर को, मिडिल मैन इसमें रहता है। इसके लिए इसको फिक्स कर दिया गया है, टैक्स फिक्स कर दिया है। इसमें टैक्स फिक्स था तो यस टैक्स फिक्स, ठीक है। किसको कितना टैक्स दिया जाता था, रेट बता दो, बता दो कितना था। तो 1/11 किसको मिलता था, तो 1/11 खुद जमींदार रखता था, हाँ 10/11 इसको मिलता था, ठीक है ना, इस तरह से। अब इसमें भी बहुत सारा करप्शन आ गया, ठीक है ना, ठीक है, इसमें भी बहुत सारा करप्शन आ गया। बीच वाले मतलब जमींदार थे जो हेवी टैक्स कलेक्ट करते थे और ब्रिटिशर को कम देते थे, तो इसमें वो बहुत सारा करप्शन आ गया, इसलिए परमानेंट सेटलमेंट भी चला जाता है, ठीक है ना। फिर रैयतवारी हम लोग देखेंगे, महलवारी देखेंगे, इसी के कंटेम्प्रोरी। तो अब यहाँ से देखो, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व के अस्थायी रूप से निर्धारित करना, आ गया ना, भू राजस्व का टैक्स को ना फिक्स करना था। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों का कुछ हद तक कानूनी सुरक्षा बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया, ठीक है। 1885 में आईएनसी के सेशन, जब आईएनसी का जब पहला सेशन हुआ जिस ईयर, रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू हुआ, ये मद्रास में हो जाएगा। तो देखो ये पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा, इंडिया का रीजन हो गया। तो ये हो गया रैयतवारी, इधर हो गया, ठीक है ना, रैयत वारी सिस्टम, ठीक है। इसमें मिडिल मैन को हटा दिया गया, ठीक है ना। इसमें क्या है, फार्मर डायरेक्ट क्या होते थे, डायरेक्ट ब्रिटिशर को अपना टैक्स देते थे, ठीक है। रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू हुआ मद्रास में। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो वो है रैयतवारी प्रथा। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है, देखो स्वयं भूमि का मालिक बना दिया गया, जमींदार को हटा दिया गया, और सरकार में भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, खुद अपना टैक्स देता है, तो ये रैयतवारी सिस्टम हो जाएगा, ठीक है ना। अब तुम लोग को बताओ फुल रैयतवारी सिस्टम के बारे में बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो कि रैयतवारी सिस्टम क्या है, किसने लाया, कब आया, किस रीजन में आया, एक बार लिख के देखो, जल्दी से बताओ। तो रैयतवारी सिस्टम किधर आया, मद्रास, ठीक है, मद्रास, ठीक है, मद्रास। दूसरी चीज बोलो, मद्रास में, और इसमें जमींदार सिस्टम नहीं थे, हट गए। उसके बाद फार्मर ही क्या हो गए, फार्मर पे डायरेक्ट, फार्मर पे डायरेक्ट टैक्स टू ब्रिटिशर, इसका मतलब फार्मर ऑनर ऑफ लैंड, ठीक है। दूसरी चीज किसने एस्टेब्लिशमेंट किया, 1820 में, और किसके द्वारा हुआ, थॉमस मुनरो, और किसके द्वारा देखोगे, अलेक्जेंडर रीड, ठीक है। मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था, साउथ में, ये याद रख लो, साउथ इंडिया से भी कुछ, ये कीवर्ड बता रहे हैं, ये सब कीवर्ड से क्वेश्चन निकलता है, ठीक है ना। किसान स्वयं भूमि का मालिक बन गया, ये सबसे कीवर्ड है ये सब, ठीक है।
सरकार से मतलब ब्रिटिशर से डायरेक्ट संपर्क रहता था। इसमें क्या है टैक्स समय समय पे बदल सकता था। टैक्स इज नॉट फिक्स, ये सब कीवर्ड है। जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, फिक्स था कि जितना भी फसल हो, ज़्यादा भी हो तब भी उतना ही देना है, कम हो तब भी देना है, सुखाड़ हो तब भी देना है, तो उसमें फिक्स था। ये फ्लेक्सिबल था, इसमें चेंज होते रहता था समय समय पे। ठीक है, थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। ठीक है, तो क्या याद रखोगे, रैयतवाड़ी सिस्टम, मद्रास रीजन, साउथ इंडिया 1820, नॉट फिक्स टैक्स। उसके बाद थॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड। उसके बाद याद रखोगे फार्मर, मालिक मतलब फार्मर इज ओनर ऑफ लैंड। ठीक है, उसके बाद और कुछ है इसमें, जमींदारी सिस्टम, इसमें जमींदार नहीं रहता, मिडिलमैन नहीं रहता है मद्रास रीजन में। सॉरी भाई। अब देखते हैं, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। बोलो। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। दादा भाई नौरोजी के बारे में सब बात बता सकते हो? कौन से दल के थे ये? उत्तरवादी दल के थे। कौन से थे? लिबरल। क्या हो जाएगा ये? लिबरल। लिबरल पार्टी। तो मतलब पहले इंडियन थे जो क्या हुआ, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में ये क्या बनते हैं, वहां पे ये जीत जाते हैं टिकट पे, चुनाव लड़ा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? और ये कहाँ के थे? तो दादा भाई नौरोजी के बारे में ये अभी याद रखोगे, दादा भाई नौरोजी। ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिशर के खिलाफ काफ़ी मतलब इंडिपेंडेंस में काफ़ी अहम रोल है इनका। ठीक है ना, मुंबई के रहने वाले हैं। ठीक है ना, ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से इन्हीं को जाना जाता है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। ये क्या रहते हैं? टीचर रहते हैं, टीचर। ठीक है ना, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स भी है। ठीक है ना, नेशनल लीडर भी, नेशनल लीडर या इंडिपेंडेंट लीडर। ठीक है ना, अब यहाँ बताओ, हाउस ऑफ कॉमन्स में ये चुने जाते हैं कौन से ईयर में? तो 1892 में। ठीक है, तो वहां पे मतलब कह सकते हो वहां पे पहले ये भारतीय एमपी रहते, पहले भारतीय एमपी रहते हैं। कहाँ पे? तो कहाँ पे? तो बताओ कहाँ पे? तो ब्रिटिश में पार्लियामेंट होता था। देखो ऐसा ट्रेजेडी, वहां पे डेमोक्रेसी चलता था, यहाँ हम लोग गुलाम थे। तो लिबरल पार्टी से थे, और इनका क्षेत्र जो है प्रेसिडेंसी जो था, कहाँ पे प्रेसिडेंसी था? फिन्सबरी, सेंट्रल लंदन। ठीक है, ड्रेन थ्योरी इन्हीं ने दिया है कि सारा धन ब्रिटिशर कहाँ लेके चले जाते थे? अपने देश लेके चले जाते थे। ठीक है ना, इसी के कारण बता रहे थे कि इसी के कारण इंडिया गरीब हो रहा है। इनका प्रमुख बुक जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये कितने बार आईएनसी में के सेशन में
हुए हैं। तो आईएनसी का सेशन हुआ है, तो इसमें 3 बार, 3 बार। कब कब? 86 में, ठीक है ना, 86 सेकेंड आईएनसी के सेशन। उसके बाद 93 में परमानेंट सेटलमेंट के समय, 1906 में मुस्लिम लीग जब बना, ठीक है, इस समय। अच्छा, इन्हीं के समय में स्वराज की मांग पहली बार उठा, ठीक है, पहले प्रेसिडेंसी में इनके उठा, ठीक है ना। और इन्होंने ना इंडिया का इशू ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी राइज किया, उठाया, ठीक है। ऐसे तो ये मॉडरेट दल के नेता थे। आईएनसी में 2 दल बट गया ना 1907 में, ठीक है ना, एक्सट्रीम दल और तुम्हारा मॉडरेट दल, नरम दल और गरम दल, ठीक है। ठीक है, इस तरह से चीज़ों को याद रखोगे, बोलो हाँ या ना। तो ड्रेन थ्योरी, फर्स्ट इंडियन एमपी, ग्रांड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी, 3 बार आईएनसी के सेशन, इकोनॉमिस्ट रहते हैं, टीचर रहते हैं, लिबरल पार्टी से रहते हैं, पहला एमपी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ऐसे कह सकते हैं एमपी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें इनके साथ जुड़ी हुई है। महलवारी बंदोबस्त को बंगाल में चालू किया गया, किसके द्वारा किया गया? पूरा डिटेल इसका मैं बताता हूं। देखो, अभी बता रहे थे तो महलवारी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट के हॉल्ट मैकेंजी द्वारा किया गया, ठीक है ना, लिखते चलते हैं। तो महलवारी बंदोबस्त कब देखा गया? तो एक तो बंगाल के रीजन में महलवारी, ठीक है ना, सिस्टम बंदोबस्त, देखते जाना बेटा। एक तो हुआ ये बंगाल के रीजन में, ऐसे असम असम रीजन में भी इसको काउंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो उस समय बंगाल, असम जो होगा बंगाल में ही होगा। हॉल्ट मैकेंजी द्वारा, तो देखो एक तो क्या हुआ 1793 परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, 1820 में रैयतवारी सिस्टम, 1822 में तुम्हारा आ गया तुम्हारा महलवारी सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉर्ड, इस समय का काल जो चल रहा है लॉर्ड विलियम बेंटिक का है, ठीक है, दिखा देता हूँ लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, 1800, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक यहाँ पे है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो 28 तो कह रहे हैं, कन्फ्यूजन हो रहा था। 1828 से लेकर 1834 है, ठीक है ना। मतलब इसमें जो पहला जो रोल है, ये जो पहला, ये 1828 से लेकर 1834 तक, इसमें क्या होगा, तो अब इसमें जब स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसका बाद में इसको और अलग लेवल पे मॉडिफाई करके इन्होंने स्टार्ट किया होगा, ठीक है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है ना। मतलब 1833 में इसे फिर से इम्प्लीमेंट किया, शुरू हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कौन कौन से रीजन में हो रहा है, तो हमारे पास हॉल्ट मैकेंजी ने, तो ये और भी रीजन में आ रहा है, यूपी में भी ये हो रहा है, पंजाब में भी, और मध्य भारत के कुछ हिस्से में भी, ठीक है ना, आज के समय। अब होता क्या था, एक सिस्टम समझो कि ये ब्रिटिशर है, पैसा तो लेंगे ही लेंगे, टैक्स तो लेंगे ही लेंगे। अब एक गांव है, विलेज है, तो यहाँ पे क्या किया जाता था, बहुत सारे गांव के लोग हैं, उसमें से किसी एक को हेड बना दिया गया, ये हेड बना दिया गया, इस हेडमैन को बोला जाएगा तुम्हारा महल बोला जाएगा, क्या बोलेगा, पूरे गांव के बोला गया महल, ठीक है ना। तो
तो इसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाएगा। मान लो ये मुखिया हो गया, हेडमैन हो गया, अब यही टैक्स कलेक्ट करके देगा ब्रिटिशर को। कोई टैक्स का है साधन। आज समय समय पे इसमें भी क्या हो गया, टैक्स को रिवाइव किया जाएगा, ठीक है ना, रिवाइज किया जाएगा। इसका मतलब ये भी परमानेंट नहीं है, नॉट फिक्स्ड, ठीक है। तो ब्रिटिशर का गांव से या विलेज से या महल से डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा, ठीक है ना। रिलेशन नहीं लिख दो, ताकि मिडिल मैन का जो करप्शन था वो खत्म हो गया। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी गांव की रहती थी। टैक्स ज़्यादा होने से किसानों पर बोझ, गांव के मुखिया द्वारा शोषण भी होता था, ठीक है ना, ये सब होता था, ठीक है ना। टैक्स ज़्यादा होने पर किसान पे बोझ हो जाता था। अभी अपने फायदा के लिए हेडमैन कभी कभी ज़्यादा टैक्स के लिए हो जाता था, ठीक है ना। तो अब याद रखोगे। तो एक बार बोल दो, परमानेंट सेटलमेंट कितना में हुआ था? परमानेंट सेटल 93 में हुआ था, रैयतवारी 20 में हुआ था, रैयत था, किसान ही डायरेक्ट थे, मालवारी में गांव हेड हो रहा है, ठीक है। इस तरह से चीज़ें चलेगा। तीनों हम लोग कवर कर लिए। तो इसमें देखिए, ये इसमें हॉल्ट मैकेंजी के नाम से लॉर्ड विलियम बेंटिंक इसको फर्दर क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, री इम्पोज करते हैं इस व्यवस्था को। तो भारतीय राष्ट्रवादी नेता, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो, भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चरित्र चित्रण किया है। यह लिखा है किसके द्वारा? पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन बताता हूँ। दादा भाई नौरोजी। अभी बताया दादा भाई नौरोजी के बारे में फुल इंफॉर्मेशन। बोलो हाँ या ना। दादा भाई नौरोजी क्या थे? अब खुद से बोलो, ठीक है ना। कौन हो जाएगा बताओ, बोलो कौन हो जाएंगे? तो दादा भाई नौरोजी जो हो जाएंगे हमारे पास, क्या हो जाएंगे बताओ? इकोनॉमिक थे, इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है ना, नेशनल लीडर थे, फर्स्ट एमपी थे, ठीक है ना। अभी सब बताए थे, है कि ना। तो एक बार चीज़ें रिकॉल करने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। एक चीज़ और बता देता हूँ, दादा भाई नौरोजी के साथ साथ इकोनॉमिस्ट और कौन कौन से इंडिया के हैं? तो इन्होंने ड्रेन थ्योरी दिया है, ड्रेन थ्योरी। आरसी दत्त भी है, आरसी दत्त, ठीक है ना। एमजी रनाडे, ये सब लोग क्या हैं? इकोनॉमिस्ट है। ये लोग अच्छे से चीज़ों को समझ पाते थे, ठीक है ना। ब्रिटिश नीतियों को क्या करते, पॉलिसी को क्या करते, क्रिटिसाइज करते थे। ये बताते थे कि यहाँ से सीधा पैसा क्या होता है, ब्रिटिशर क्यों, ब्रिटिशर लेकर टैक्स के रूप में ले जाकर क्या रख देते हैं, इंग्लैंड में रख देते हैं। यहाँ से ड्रेन हो रहा है, यहाँ से पैसा फ्लो हो रहा है किसी न किसी रीजन से। तो इसी में बहुत सारा चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है ना। यहाँ देखो, ब्रिटिशर के लोग इंग्लैंड में जॉब करते थे, अब उनका सैलरी यहाँ से जाता था, तो कितना ड्रेन होता था, ठीक है ना, वेल्थ। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेलवे रेलवे इस काल में, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, रेलवे किस काल के लिए एक वास्तविक वरदान थी? पूरा विश्व युद्ध सेकंड के बारे में बताओ, पूरा विश्व युद्ध सेकंड के बारे में बताओ। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? तो देखो, हमारे पास लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड अभी ये क्या हो जाएगा, 1853 में रेलवे आया, ठीक है ना। सेकेंड वर्ल्ड वार, वर्ल्ड वार टू, ठीक है ना। अब देखो, तो वरदान साबित होने के लिए मनी रेलवे किसके काल में था? सेकेंड वर्ल्ड वार में। होता क्या है, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक तो मिल गया ऐसा टूल्स, मॉडर्नाइजेशन टूल्स था, ठीक है ना, इंडियन रेलवे, ठीक है, था कि नहीं।
एक जगह से जगह दूसरे जगह हुआ कब? 1939 से लेकर 1945, ठीक है ना। इसमें दो पार्टी था, एक था अलाइड, ठीक है ना, पावर, और दूसरा था एक्सिस पावर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था? यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, और क्या हो जाएगा? यूएसए, सोवियत यूनियन, फ्रांस, इसमें जर्मनी, और क्या हो जाएगा? इटली, जापान, ठीक है। अब बताओ युद्ध कब शुरू हुआ था? तो युद्ध 39 में शुरू हुआ, ठीक है ना। यूके और फ्रांस के खिलाफ युद्ध का घोषणा जारी कर दिया गया। क्यों? जर्मनी ने पोलैंड पे हमला कर दिया। जर्मनी ने पहले क्या किया? जर्मनी ने पोलैंड पे हमला कर दिया। सब यूरोपियन की वजह से हो रहा है, वेस्टर्न कंट्री, ठीक है ना। जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया। इसके बाद हमारे पास क्या देखा गया कि फ्रांस और यूके और फ्रांस ने जर्मनी पे हमला कर दिया। किसके बचाव में? किसके बचाव में? पोलैंड के बचाव में, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पूरा चलता है, ठीक है ना। इसी में तुम्हारा हिरोशिमा नागासाकी पे भी यूएसए ने बम फोड़ दिया, यूएसए जापान पे, ठीक है ना। तो उसका प्रभाव अभी तक दिखता है, ठीक है। अब 1945 में समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। जर्मनी ने स्टार्ट करता है तो जर्मनी सरेंडर करता है, जापान ने सरेंडर कर दिया। ये लोग जापान और जर्मनी लोग सरेंडर कर देते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब एक्सिस पावर की हार होती है, ठीक है ना। बहुत लोगों की इसमें मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसके बाद देखोगे ना, इसके रिजल्ट में ही तुम्हारा यूएन बनता है। यूएन बनता है, एक तरफ यूएसए क्या होता है, तुम्हारा सुपर पावर का टैग अपने आप को बना लेता है, या सुपर टैग की को अपने आप को क्या बोलता है? सुपर पावर बोलता है, घोषित कर देता है। यूएसए एसआर में सुपर पावर के लिए घोषित कर लेता है। इन लोग में कोल्ड वार भी चलता है इसके बाद, है कि नहीं। तो अभी तक देखा जाता है कि नहीं, कि हम पावरफुल है, हम पावरफुल है, ठीक है। तो सिंपल एक छोटा सा बात याद रखो कि अलाइड और एक्सिस था, दो पार्टी था, यूके और यूएसए था, सोवियत यूनियन था, फ्रांस था। ये लगता है स्टार्ट होने का रीजन जो बोलोगे तो जर्मनी जो है ना पोलैंड पे अटैक कर देता है, ठीक है ना। जर्मनी का कैपिटल बता दो, बर्लिन, और पोलैंड का वर्सोवा, ठीक है ना। अब उसमें क्या हो जाता है, तो जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक कर दिया। अटैक किया, उसके बाद सारा हमारे पास क्या देखा गया कि यूके और फ्रांस मिलके जर्मनी पे अटैक कर दिए। फिर यूएसए भी आ गया। फिर यूएसए ने जापान पे क्या किया? हिरोशिमा नागासाकी में 2 न्यूक्लियर बम डाल दिया, ठीक है ना, परमाणु बम, ठीक है। इस तरह से चलता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें कुछ है? नहीं, अब कुछ नहीं है, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी गई है। अब इसका भी पूरा डिटेल में बताता हूँ। दादा भाई नौरोजी के बारे में तो भी पूरा डिटेल में ही बताया ही हूँ। देखो दादा भाई नौरोजी कितना है, फर्स्ट एमपी हैं, इकोनॉमिस्ट है, ड्रेन थ्योरी दिए, 3 बार हुए, 3 बार कौन कौन से? तो तुम्हारा 86 में, ठीक है ना, बोलो हाँ या ना, 86 में, 93 में, और 1906 में, 1700 तो 1893 होना चाहिए ना। परमानेंट सेटलमेंट इस समय तो नहीं आता है, 1793 कहाँ लिखे थे? 1893, ठीक है ना। वो परमानेंट सेटलमेंट 1793 आता है, ठीक है ना। तो इनके समय नहीं आता है, वो थोड़ा सा होता है कि नहीं। ये देखो, ये जो है ना परमानेंट सेटलमेंट, ये आता है 1793 में। आइए बनते हैं एक 1893 में आईएनसी के सेशन के प्रेसिडेंट बनते हैं। ये 3 बार बनते हैं, ठीक है ना। इनके पास 3 बार टाइटल है बनने का, ठीक है। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल लिखे थे। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी का है। ड्रेन थ्योरी दी है, टीचर है, ग्रैंड ओल्ड मैन है, लेबर पार्टी के है। 1892 में क्या बनते हैं वहाँ? एमपी बनते हैं। कौन से प्रेसिडेंसी से लड़ते हैं? तो फिंसनबरी सेंट्रल, जो कि लंदन में है। आईएनसी के 3 बार बनते हैं। स्वराज की मांग उठता है इनके प्रेसिडेंसी में। कौन सा? ये वाला 6 में, जब मुस्लिम लीग के एस्टेब्लिशमेंट होता है। मॉडरेट दल के रहते हैं, मॉडरेट और एक्सट्रीम डिवाइड होते हैं सूरत स्प्लिट से 1907 में। तो ये सारी चीज़ें हैं इनसे कनेक्ट, है कि नहीं, ठीक है।
ड्रेनेज थ्योरम, ये जो था पॉवर्टी एंड इरिट, इसमें इसी बुक में लिखते हैं। होम चार्जेज इसमें दिया जाता है। होम चार्जेज का मतलब वही तुमको नहीं बताते, होम चार्जेज ही उसको बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स जो गवर्नमेंट जॉब में थे उनको पेंशन, उनका सैलरी सब इंडिया के खजाने से भेजा जाता था, ठीक है, इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है। रिटर्न वहाँ से कुछ बहुत कम आता था, तो इससे क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाएगा, डिफिसिट हो जाएगा, है कि नहीं, यहाँ से सारे पैसे जा रहा, उधर से कुछ आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो दो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनका, ड्रेन थ्योरी और क्या होगा, अन ब्रिटिश रूल। काफ़ी क्रिटिसाइज करते थे, लोगों को समझाते थे। तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखो धन प्रवाह सिद्धांत को, यही धन प्रवाह, होम चार्जेज, इसी को याद रखोगे, होम चार्जेज। तो ये लोग ही समझ जाते हैं होम चार्जेज। दादा भाई नौरोजी वह उल्लेखनीय व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता से पहले भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कदम उठाया। तो ये भी क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। तो जितना इकोनॉमिस्ट वाले क्वेश्चन में एक चीज नोटिस किए, दादा भाई नौरोजी के साथ जाओगे, ठीक है। अगर कुछ और रहा तो वो चीज़ों को समझ के, ये नहीं कि हमेशा दादा भाई नौरोजी, मतलब तुम अपना एक जो होता है ना नॉलेज के अकॉर्डिंग चीज़ों को डिसाइड कर सकते हो, प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, रिवीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, थीम के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीज़ों को बेहतर कर सकते हो, हर डायरेक्शन से सोच सकते हो। 1857 की क्रांति में आते हैं। तो 1857 की क्रांति के पूर्व सैनिक विद्रोह बहुत सारा हुआ था। 1806 में हम लोग क्या देख रहे हैं, बेलोर में धार्मिक प्रतीकों को हटाने के लिए आदेश के विद्रोह हुआ, ठीक है ना। अब इसमें तुमसे पूछा जाएगा बेलोर का विद्रोह के बारे में पूरा बताओ, हो सकता है। तो बेलोर का विद्रोह जो हुआ धार्मिक प्रतीकों को हटाने के लिए हुआ, आदेश के विरोध हुआ है। कब हुआ है, तो 1906 में हुआ है, ठीक है ना। बताओ, तमिलनाडु में देखा जाएगा ये, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, ब्रिटिश के खिलाफ हमेशा होगा, एक चीज याद रखोगे, ये भी क्या है, सिपाही, मतलब भारतीय सिपाही विद्रोह, ठीक है ना, ये है, ठीक है ना। अब इसमें ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ क्या होता है, विद्रोह करते हैं लोग, ठीक है, कोई दिक्कत। तो उसमें क्या होता है ना, ब्रिटिशर ने अब धीरे धीरे ना धार्मिक, देखो पहले ब्रिटिशर क्या करते आए सिर्फ ट्रेड करने के लिए, ट्रेड करने के बदले फिर अब क्या हो गया, तो ये एक ट्रेड है, ट्रेड में इन्वॉल्व हो रहा है, अब ये पॉलिटिकल मैटर में इन्वॉल्व होने लगे, फिर रिलीजियस मैटर में इन्वॉल्व होने लगे, मतलब हर वो चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं जहाँ से क्या हो सकता है, जहाँ से क्या हो सकता है, रिवोल्ट हो सकता है, ठीक नहीं, लोगों में क्या हो जा सकता है, असंतुष्ट की भावना जग सकती है, ठेस पहुंच सकता है, इस चीज़ों में वो लोग इन्वॉल्व होने लगे। तो इसका मुख्य कारण जो रहता है, इमीडिएट कॉज जो रहता है, क्या होता है, पगड़ी की टोपी के जगह दाढ़ी मूछ, मतलब आपको मतलब समझ रहे हो, चीज़ों के मैंने पहनावा पे रोक टोक होने लगा, मतलब पगड़ी की जगह आप टोपी रखिए, ऐसा क्या बात, दाढ़ी मूछ पर रोक होने लगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा ना, ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे मुस्लिम ही नाखुश थे, हिंदू भी नाखुश, मुस्लिम भी नाखुश, दोनों रिलीजन को क्या करते थे, ये परेशान किए थे। वो लोग चाहते थे क्या है, ईसाई धर्म क्या हो, ईसाई धर्म फैले, उसमें कन्वर्ट किया जाए, डरा रहे हैं, ठीक है ना। उन लोगों को तो ये प्रतीत हुआ सिपाहियों को कि, इस तरह से सिपाहियों को प्रतीत हुआ कि क्या प्रतीत हुआ, कि डराया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, डराया जा रहा है और जबरदस्ती ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये चीजें हैं, याद रहेगा। इसमें टीपू सुल्तान का भी बहुत ज्यादा प्रभाव दिखता है इस विद्रोह में, ठीक है ना। अब इसी समय ना बेलोर देखोगे ना, तो इस समय आपने देखोगे कि एक देखा जाएगा कि टीपू सुल्तान का परिवार बेलोर में रहता था, ठीक है ना। ओके, तो अब इसका कहोगे कि परिणाम क्या निकला। अब इसमें क्या होता है ना, तो सडन सिपाहियों ने हमला कर दिया। इसमें क्या होता है, सडन सिपाही हमला करेंगे तो किस पे करेंगे, ब्रिटिशर पे करेंगे, तो ब्रिटिशर के क्या हो गए, कुछ मेंबर क्या हो गए, अंग्रेज सिपाही क्या हो गए, मरेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा, अब उसके रिटेलिएट, मतलब अब हमारे पास क्या किया, अब ब्रिटिशर क्या करेंगे, उनको तो मौका चाहिए किसी न किसी बात चीज़ों को फायदा उठाने के लिए। अब उसका फायदा उठा के उस पर क्या, बेलोर फोर्ट पे क्या करते हैं, कब्जा कर लेते हैं वहाँ पे जहाँ पे उनके परिवार रहते हैं, ब्रिटिशर द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। हमेशा देखोगे ना, कभी भी रिवोल्ट को ना लोग लार्ज लेवल पे फैलने से रोकता है, कभी डिक्टेटरशिप इसी तरह से आता है, किसी भी चीज़ में देखोगे तो चीज़ों को दबाने की कोशिश, गलत चीज़ों को क्या किया जाए, किसी के साथ
गलत कर रहे हो आप उस चीज़ को, वो लोग क्या करेगा, जाएगा तो उसको दबाने का कोशिश किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, सप्रेस किया दिया जाएगा, सप्रेशन होगा, उसका दमन किया जाएगा ब्रिटिशर द्वारा। तो ये रहा पूरा, ठीक है ना। 1906 में हुआ था, 1806 में हुआ था, सॉरी 1806 में हुआ था ये तमिलनाडु में बेलोर सत्याग्रह। सिपाही का सत्याग्रह नहीं था, सिपाही रिवोल्ट था, ठीक है ना, ये सिपाही रिवोल्ट था, ठीक है ना। बेलोर मिलिट्री फर्स्ट सिपाही रिवोल्ट के नाम से भी इसको बोलते हैं साउथ में, ठीक है ना। अब बताओ बैरकपुर के बारे में सारा चीज बताने की कोशिश करते हैं, बैरकपुर के बारे में। तो बैरकपुर के बारे में कब हुआ था, बैरकपुर का सिपाही मूवमेंट कब हुआ था, सब कुछ बता देते हैं। देखो अब यहां से क्या होगा, ये हुआ, देखो अभी एक बार देखो, अब देखो कोई भी रिवॉल्ट होता है ना, कोई भी रिवॉल्ट होता है बेटा, तो उसमें काफी गैप दिखने को मिलेगा, ठीक है ना, ठीक है। अब वो गैप देखने को मिलेगा। तो बैरकपुर, इसमें क्या देखा गया कि समुद्र मार्ग से बर्मा जाने का आदेश का विरोध। अब इसमें सेंटिमेंट रहता है, सेंटिमेंट कहने का मैं, सेंटिमेंट रहने का मतलब क्या होता है, रिलीजियस सेंटिमेंट होता है, ठीक है ना। बहुत लोगों को आस्था एक जुड़ा रहता है किसी भी चीज से। तो बैरकपुर के सिपाही लोग को ना क्या किया गया, एक तो सबसे पहले 1924 में हुआ है, ठीक है ना। बैरकपुर है कहाँ, कोलकाता में, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। कोलकाता के पास एक छावनी रहता है जिसमें बैरकपुर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ठीक है। कारण इसमें होता क्या है ना, बर्मा वार चल रहा है, ठीक है ना, बर्मा वार चल रहा है। तो इसमें इंडियन सिपाही को, क्योंकि वो तो ब्रिटिशर में ही थे, तो इंडियन सिपाही को भेजा जा रहा है कहाँ पे, बर्मा। तो बर्मा भेजने का मतलब क्या हो गया, तो उस समय काला पानी था, तो वो काला पानी को क्रॉस करना या समुद्र को क्रॉस करना धार्मिक, रिलीजन, सेंटिमेंट के कारण वो लोग उसको गलत मानता था, ठीक है, वो लोग गलत मानता था। तो सिपाहियों ने उससे, अब जाहिर सी बात है गलत मान रहे हैं कि हम नहीं जा सकते, मेरे रिलीजियस के खिलाफ है, तो हम कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, तो सही बात है। तो सिपाही जाने से मना कर दिए, कहाँ, बर्मा जाने से मना कर दिए। अब इस जाना से मना कर दिए, अब मना कर दिए, इसमें रिवोल्ट कर दिए। अब अंग्रेजों ने इसको दबाने का कोशिश किया, तो इसमें कई सिपाहियों को ये दिखाने का कोशिश किए, अदर सिपाहियों को, इंडियन सिपाहियों को, इसके लिए उन्होंने कई सिपाहियों को सजा भी दे दी, ठीक है, क्या कर दी, सजा दे दी। तो इस तरह से है बैरकपुर का टोटल, हमेशा सप्रेस्ड किया गया, ठीक है ना। ओके, अभी भी देखोगे छोटे छोटे हो रहा है अभी, मतलब एक यहाँ सिपाही मूवमेंट हुआ यहाँ पे, मतलब पहले सिर्फ जो इंटेलेक्चुअल रहते थे वो लोग करते थे, अब क्या हो, जो गवर्नमेंट जॉब में रह रहे हैं उस समय के, वो लोग विद्रोह कर रहे हैं। चीज़ों को नोटिस करना, इसका मतलब कितने ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं ब्रिटिशर चीज़ों पे, मतलब आप समझ रहे हो ना। इंडिया के लोगों का घर इंडिया में आकर, इंडिया की जिसका घर है, जिसके घर में रह के उस पर अत्याचार करना, कितना जुल्म किया, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे 1844 में, 1849 में, 1850 में, 1852 में, ये सब छोटी 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 विद्रोह होता है, ठीक है ना। दूरस्थ क्षेत्र सेवा भाता ना मिलने पर विद्रोह किया गया, ठीक है ना, दूर रहने पे सेवा क्षेत्र में विद्रोह नहीं मिला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, भाई एक बात बताओ, दूर रहेंगे, अलाउंस मांगेगा तो अलाउंस नहीं दिया गया, हर मतलब ब्रिटिशर को अलाउंस मिलेगा, इंडियंस को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो नहीं मिलेगा तो असंतोष, असंतोष बढ़ेगा इंडियन सिपाही में, इंडियन सिपाही में, ठीक है ना। तो ये जो है ये रिलेटेड है, तुमको बता देता हूँ, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है ना, साइट, ठीक है ना। ओके, अब इसमें क्या हो गया, अब ये एक तो चीज नोटिस की होगी, 1849 में, 1849 में किसका काल रहता है, 1849 का देखते हैं तो एनेक्सेशन होता है पंजाब का, आई थिंक 1849, यहाँ से देखते हैं,
इधर था 48 में। ये देखो डलहौजी के समय, देखो पंजाब अंग्रेजों में विलय हो गया। विलय कैसे हो गया? जबरदस्ती उसको एनेक्स किया गया, तो असंतोष बढ़ेगा, है कि नहीं? तो इसमें क्या होगा, पंजाब को अंग्रेज या ब्रिटिश में विलय कर दिया गया। विलय मतलब शामिल कर दिया गया। अब असंतोष बढ़ेगा तो सेना दल में क्या होगा, बदलाव की नीति आएगी, नाराजगी जाहिर होगा, है कि नहीं? जबरदस्ती किसी का घर को रीजन को शामिल किया जाएगा, तो है कि नहीं? अब 1850 में क्या देखा गया, ठीक है ना? तो इस समय धार्मिक मुद्दा देखा गया, ठीक है ना? रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट आ गया। अठारह में इसमें क्या किया गया, धर्म परिवर्तन करने पर संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा। धर्म परिवर्तन करने पर संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा। इसमें क्या होगा, धर्म के लिए लोग क्या करेंगे भाई, फाइनेंशियल दिक्कत होगा तो लोग क्या करेंगे, धर्म बदलना चाहेंगे। मतलब ये लोग कोशिश कर रहे थे कि ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में फैले। तो उस तरह का एजुकेशन, उस तरह से सिस्टम बनाना चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों सिपाही बने, है कि नहीं? और जो कि ब्रिटिशर के चटुकार हो, है कि नहीं? यानी ब्रिटिशर को भला रहे, ब्रिटिशर का तारीफ करे ताकि इजीली रूल कर पाए। बहुत तेज थे ब्रिटिशर, ठीक है। उसके बाद ये देखा गया 1852 में यहाँ पे बर्मा का विद्रोह, मतलब वार चल रहा था, विद्रोह हुआ बर्मा में, ठीक है ना? बर्मा भेजने जाने पे, है कि नहीं? 24 में तो एक स्थिति हुआ था, फिर से ये दोबारा हो रहा था, दोबारा बर्मा वार के कंडीशन। तो क्या हुआ, वही पानी को क्रॉस करने के लिए भेजा जा रहा है। तो जब जब धार्मिक हस्तक्षेप किया जाएगा तो तब तक प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं? बोलो। अब ये सारे बैकग्राउंड में एक क्या बताओ, ये सब कुछ तुमको क्या दिया जाएगा, ये सब कुछ तुम्हारा किस तरफ ले जा रहा है? एक लार्ज लेवल पे रिवोल्यूशन की तरफ ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा? तो एक रिवोल्ट होगा ही। तो 23 जनवरी 1857 में दमदम। अब ये क्या देखा गया, तो 23 जनवरी 1857 में दमदम कलकत्ता चर्बी वाले कारतूस का विद्रोह किया गया, है कि नहीं? इसके बारे में बताते हैं पूरा। ये क्या देखा गया, तो दमदम यहाँ तो लिख दिया, जिस तरह से बैरकपुरम लिख दिया, कलकत्ता वेलोर लिख दिए, 1854 में इन्फेंट्री हो गया, है कि नहीं? जिसमें इसमें क्या देखा गया कि अलायंस देने से मना कर दिया गया, इसमें अलायंस, ठीक है। 1850 में रिलीजियस डिसेबिलिटी, मतलब धर्म परिवर्तन करने पे आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, संपत्ति मिलेगा, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज मिलेगा। 1852 में तुम्हारा दोबारा वर्मा वार के एक जैसा 1824 में जो हुआ था, आपको क्रॉस करना है काला पानी को, जो कि रिलीजियस सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इसके लिए फिर से रिवोल्ट हुआ दोबारा। उसके बाद दमदम कलकत्ता में देखा जाएगा, दमदम कलकत्ता में चर्बी वाले कारतूस का विद्रोह। चर्बी वाले कारतूस लगेगा तो कोई रिलीजियस नहीं करेगा, है कि नहीं? अब इस तरह से क्या देखा गया कि दमदम छावनी कलकत्ता के पास सिपाहियों के बीच ये खबर फैल जाती है कि क्या है, इनफील्ड राइफल में कारतूस में जो लगता है वो क्या है, गाय और सुअर की चर्बी है, ग्रीस, ठीक है ना, लगी है। अब इससे क्या होगा, दोनों मुस्लिम और हिंदू दोनों का रिलीजियस सेंटिमेंट क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, ठीक है ना? अब क्या होगा, कारतूस को क्या किया जाता है, इस्तेमाल करने से पहले हम लोगों को, मतलब जो भी सैनिक थे उनको दांत से क्या करना पड़ता, काटना पड़ता था। अब इससे क्या होगा, उनका रिलीजियस सेंटिमेंट डिस्टर्ब होगा। हिंदू सिपाही गाय को क्या मानते हैं, आज भी क्या मानते हैं, गाय को पवित्र मानते हैं, ठीक है ना? ठीक है। और मुस्लिम में क्या होता है, पिग को क्या माना जाता है, हराम माना जाता है। तो दोनों का रिलीजियस सेंटिमेंट क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, बहाना है, आहत होगी, बिल्कुल होगी। तो इसी तरह से विद्रोह स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना? अब ये बताओ, कारतूस लेने से इनकार किया जाएगा, जब भी किसी चीज को रिफ्यूज करोगे, किसी चीज को मना करोगे, ये याद रखना आज के बाद,
इफ यू एग्री समवन देन हैप्पी वी हैप्पी, मतलब तुम दोनों खुश रहोगे। जहां भी किसी को क्या करोगे, डिसएग्री करोगे, सामने वाला नाराज, तुम तो बस ऐसे ही हो, बात नहीं मानते हो। तो डिसएग्रीमेंट जहां भी आता है, लेकिन सही के साथ साथ होना चाहिए, गलत के साथ हमेशा डिसएग्रीमेंट होना चाहिए। ये चीजें याद रखोगे, चाहे तुम अकेले क्यों ना हो जाओ। दमन में सिपाही में कारतूस लेने से इनकार करने पड़ा, बिल्कुल किए, ठीक है। अब आगे चल के ये क्या होता है, धीरे धीरे ये क्या हो, दूसरी छावनी में भी फैल जाता है, ठीक है। अब यही चीज आगे जाके फैलेगा 26 फरवरी 1857 में, ठीक है ना। यही रूप लेगा, बरहमपुर बंगाल में देखा गया चर्पी वाले कारतूस का विद्रोह हुआ। अब यही चीज के आगे में 19 मार्च 1857 में एक और होगा, बरहमपुर वाला भी वही हुआ। अब 18 ये लिखते हैं 19-30 मार्च 1857, देखो जी अब हर छावनी में यही चीज को एकदम तेजी से फैल जाएगा, ठीक है। तो मंगल पांडे आएंगे, ठीक है। तो यही होता है, तो 1857 के विद्रोह का पहली चिंगारी माना जाता है, ठीक है ना। अब देखो इस पे क्वेश्चन मिलेगा कैसे कैसे। 1857 के विद्रोह की विफलता के कारण थे अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता। अंग्रेजों ने दबाया है, ठीक है, पहले आवाज उठाना पड़ेगा, दबेगा नहीं दबेगा क्या होगा बात का बात, आवाज ही जब नहीं उठेगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। अच्छा, उसका कॉन्सिक्वेंस भी होता है, जब तक आवाज नहीं उठेगा तो हारेंगे तो फिर किसी ना किसी को लगेगा ना कि हाँ इस तरह से जो सकता तो हम जीत भी सकते हैं, है कि नहीं। तो अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थे। तो अब स्टार्ट हुए तब है ना कि ये रीजन है, तो अब इस तरह से करेंगे तो आगे सक्सेस मिलेगा। तो बहुत जरूरी है, तो फर्स्ट स्टेप किसी भी चीज के लिए विचारधारा। समाज के सभी वर्गों में समर्थन की कमी थी। अच्छा, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले करतूतों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल हुई, तो दिसंबर 1856 में, डलहौजी ही है कि नहीं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां पर हुई, मेरठ में हुआ। 1857 की क्रांति मेरठ में हुई, ठीक है, ओके। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, बताओ। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था अधिकारियों का अक्षमता। अधिकारियों का अक्षमता मतलब अधिकारी जो थे अक्षमता थे, मतलब एबिलिटी नहीं था, फिर भी बड़े बड़े पोस्ट पे थे, ऐसा कोई रीजन नहीं था। रिलीजियस सेंटिमेंट ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ था, ठीक है। कुछ अलायंस नहीं मिला था, उससे डिस्टर्ब हुआ था, ज़्यादातर रिलीजियस था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी ग्वालियर में। अब 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली से जो प्रमुख भारतीय नायक रहे हैं, कौन रहे हैं, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर और बकत खान, ठीक है ना। 11 मई 1857 को हुआ था। इसके मतलब जो होते हैं ना कि ये कौन इसको दमन किए, मतलब कौन इसको एबोलिस्ट किए, कौन इसको सप्रेस्ड किए, ठीक है ना। तो निकलसन हडसन, निकलसन हडसन, ठीक है ना, निकलसन और हडसन हो गए। कानपुर में क्या होगा, तो नाना साहब तात्या टोपे, कानपुर से कौन हो जाएगा, नाना साहब और तात्या टोपे हो जाएगा। 5 जून 1857 को कैंपेल बेल में, ठीक है ना। तो देखो दिल्ली से कौन हो जाएगा, बहादुर शाह जफर, बकत खां। अब ये 11 मई 1857, इसमें तुमको मिलेगा निकलसन और हडसन, निकलसन और हडसन, ठीक है। कानपुर नाना साहब तात्या टोपे, कानपुर से कौन हो जाएंगे, नाना साहब और तात्या टोपे हो जाएंगे। कानपुर से कौन हो जाएंगे, नाना साहब और तात्या टोपे हो जाएंगे, ठीक है। और 5 जून 1857 कैंपेल कैंप बेल, ठीक है ना, कैंप बेल, कानपुर से कैंप बेल, ठीक है ना। नाना साहब के लिए कैंप बेल आया, तात्या टोपे, ठीक है। तो इससे कौन था, निकलसन हडसन, 11 मई 1857। बहादुर शाह जफर और हो जाएगा बगत खान, ठीक है ना। कानपुर से कौन हो जाएंगे, तो नाना साहब और तात्या टोपे, नाना साहब और तात्या टोपे।
5 जून 1857 हो क्यों आ रहा है? तो कैंपबेल आ रहा है, कैंपबेल, ठीक है ना। लखनऊ, लखनऊ से कौन हो जाएगा? लखनऊ से कौन हो जाएंगे? तो हजरत बेगम हजरत महल, 30 मई 1857, इसमें भी कैंपबेल आ रहा है, ठीक है ना। तो ये देख रहे हो, ये दोनों मतलब यूपी के आसपास वाले रीजन में कैंपबेल, ठीक है, यूपी में आसपास रीजन में कैंपबेल, ठीक है। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, जून 1857 में, तो ये कौन हो जाएगा? ह्यू रोज, कौन हो जाएगा? ह्यू रोज। तो एक आए निकल्सन, हडसन, आई कैंपबेल, कैंपबेल, ये हो जाएगा ह्यूज, है कि नहीं। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद प्रयागराज से लियाकत अली, तो इसमें क्या होगा? कर्नल नील, ठीक है ना, कर्नल नील। जगदीशपुर से कुंवर सिंह, तो विलियम टेलर, और क्या हो जाएगा? विसेंट अय्यर, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। विलियम क्या हो जाएगा? विलियम टेलर एवं विसेंट अय्यर। बरेली से जाओगे तो खान बहादुर खान, और क्या होगा? 1857, बरेली से खान बहादुर खान, कैंपबेल, तो कैंपबेल ज़्यादा जगह आ रहा है, 1 2 3 4। फैजाबाद से कौन हो जाएगा? मौलवी अहमद उल्ला, कैंपबेल, ठीक है ना। ये इसका ईयर है। दमन कर दिया गया, सप्रेस्ड कर दिया गया ब्रिटिशर द्वारा, हमेशा दबाया गया है, ठीक है। अगला आते हैं महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, बताओ तो इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सब बताओ। अरे बताओ तो, ये क्या बताओगे? वीडी सावरकर हो जाएंगे। 1857 में क्या मिला? द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता, ठीक है कि नहीं, बढ़िया है। तो इसके बारे में बताओ, बीडी सावरकर। तुम लोग कुछ कमेंट में लिखा करो ना, अच्छी अच्छी बातें ना लिखोगे, अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, रिवीजन करो। तो देखो अब हमारे पास क्या हुआ ना, ब्रिटिश सरकार ने ना इसको बैन ही कर दिया था, इस बुक को क्या कर दिया था? बैन कर दिया था। अच्छा, क्यों बैन कर दिया गया था बताओ? बीडी सावरकर द्वारा तो लिखा गया था, ठीक है ना। ये 1909 में लिखा गया था, इसमें बहुत सारे लिख चीज़ें था, इसलिए इसमें बैन कर दिया गया। तो क्या किस चीज़ के बारे में था? तो 1857 की क्रांति के बारे में लिखा गया था, इंडियंस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसी के बारे में लिखा गया था, ठीक है ना, कि कैसे सैनिक विद्रोह करते हैं, क्या उनको मिलता है कि नहीं। इसमें ये भी बताया गया था कि ये सिर्फ सैनिक विद्रोह नहीं है, ठीक है ना, इसमें क्या है? जनता, सैनिक प्लस राजा, सब सब शामिल थे, सिर्फ सैनिकों द्वारा नहीं किया गया था। इसका उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। इस बुक में बताया गया है किसके किसके बारे में, तो मंगल पांडे के बारे में बताया है, लक्ष्मीबाई के बारे में बताया, बहादुर शाह जफर, नाना साहब तात्या टोपे, ठीक है ना। कैंपबेल ने सप्रेस किया। लखनऊ में हजरत महल वाले को भी किसने सप्रेस किया था? कानपुर लखनऊ, कानपुर लखनऊ, हजरत महल, बेगम हजरत महल, नाना साहब तात्या टोपे, ये कंपेल है। झांसी में आ जाएगा तो हुरूज आ जाएगा। इलाहाबाद में और प्रयागराज अभी के समय लियाकत अली, तो कर्नल नील आ जाएगा। जगदीशपुर में, ये इंपॉर्टेंट है, कुंवर सिंह के समय विलियम टेलर, अभिसेंट अय्यर। बरेली से खान बहादुर खान। कैंपेल इसका भी हो जाएगा, फैजाबाद का भी कंपेल हो जाएगा। सॉरी, देखो बेटा अभी ये चीज देखोगे,
हाँ जी, तो हम लोग कहाँ थे? तो 1857 का बुक जो लिखा गया है बी.डी. सावरकर द्वारा लिखा गया। ओके, बैन ही कर दिया गया था इंडियन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 1857 में द ग्रेट रिबेलियन किसके द्वारा लिखा गया? तो अशोक मेहता द्वारा लिखा है। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में आरसी मजूमदार द्वारा। देखो ये याद रखोगी, द इंडियन वार है, बाद में 57 है, तो बी.डी. सावरकर। पहले 1857 द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता द्वारा लिखा गया। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 सब दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ से हिंदी सिपाही रिवोल्ट ऑफ आरसी मजूमदार द्वारा, मजूमदार म्यूटिनी से मजूमदार, ठीक है ना। वार बी.डी. सावरकर 1857 एस.एन. सेन सिर्फ 1857 एस.एन. सेन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और बात है, इसके बारे में देख लेते हैं। भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम कब हुआ था? बी.डी. सावरकर, इतिहास का। यह राष्ट्रीय विद्रोह था डिजराइली। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस एंड सीले। यह अंग्रेजों के विरोध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, टी.आर. होम्स। यह धर्मों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ALIR रीज। 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक। तो आ गया अशोक मेहता, ये तो अभी मैंने किया ही है, ठीक है। फिर से एक बार देख लो। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस बी.डी. सावरकर 1857 का। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता। द पीजेंट एंड द राज एरिक स्टोक्स। द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया 1857 से 1858 जॉन विलियम काय। असबाए ए बगावत हिंद सर सैयद अहमद खान। द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 मजूमदार। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान। द सिपाही म्यूटनी 1857 H.P. चट्टोपाध्याय, ठीक है। ये रहा। अब इस पे सारे क्वेश्चन हैं, ये तेजी से कर लिया जाए, उसके बाद इस लेक्चर का द एंड किया जाएगा इसी पेज से। फिर नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे, उसमें सारे चीज़ कवर करेंगे। तो कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए? बिहार से, आरा के। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता थे वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह। बाबू वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किस प्रांत से किया? बिहार। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह। मैं जहाँ हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह कहा था कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। मौलवी अहमदुल्लाह शाह, मौलवी इमदतुल्लाह, मौलाना फजल हक खैराबादी और नवाब लियाकत अली ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्लाह शाह। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? गालिब ने। निम्नलिखित वर्ग में 1857 के विद्रोह में भाग लिया? शाहुक जमींदार ने। चलो, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की हैदर के निजाम ने।
कभी विद्रोह ही नहीं किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनी। 57 में तो लॉर्ड कैनिंग आ जाएगा कि डलहौजी 1856 तक ही रहता है। 1857 के विद्रोह से बिहार का यह भाग अप्रभावित रहा, मुंगेर। 1857 के विद्रोह के बाद पहला व्यक्ति जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन का उखाड़ फेंकना चाहता था और भारत में स्वशासन स्थापित करना चाहता था, वह था वासुदेव बलवंत फड़के। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल था कैनी। ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कंटिन्यू बोलने से मॉर्निंग में हो जाता है, ठीक है, कोई नहीं। ऑल द बेस्ट गाइस। और पहली बार चैनल पे आए तो लाइक कर दो इसी तरह के लेक्चर के लिए, और साथ में प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, रिवीजन करने के लिए, चीज़ों को कंसिस्टेंसी से कवर करने के लिए, और शेयर कर दो अपने दोस्तों में, है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।